चले देखो, पहला जो है ना, ये करंट अफेयर में ये वाला चीज़ क्या है, रैंक चॉइस वोटिंग। ध्यान से समझना, रैंक चॉइस वोटिंग का प्रयोग कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या है, कैसे है, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ये याद रखना है आपको, रैंक चॉइस वोटिंग, इसको आप याद रखना है। इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो यूएसए में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। शहर है कौन सा है, न्यूयॉर्क। अब पहले आप सुनो, कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रैंक फॉर चॉइस वोटिंग का प्रयोग किया गया है। ये बेसिकली किसके लिए है, ये वहाँ पर प्रयोग किया गया मेयर के चुनाव के लिए। किसके लिए, अमेरिका में मेयर चुने जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी मेयर चुने जाते हैं, तो वहाँ पर भी मेयर चुने जाते हैं। तो मेयर के चुनाव के लिए अमेरिका में इसकी वोटिंग, जो वोटिंग का तरीका था वो रैंक चॉइस वोटिंग का अपनाया गया। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए रैंक चॉइस वोटिंग का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो न्यूयॉर्क यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में मेयर पद के लिए हुआ है। अब बात ये है कि अमेरिका लगभग अभी तक अपने लगभग 20 से प्लस अपने जो स्टेट्स हैं उसमें ये चॉइस, ये चीज़ अपना रहा है। क्लियर बात है ना। साथ साथ में अभी होता क्या मैं बताऊंगा। इस चीज़ का प्रयोग आयरलैंड में भी हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का प्रयोग तुम्हारा आयरलैंड के बाद न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। क्लियर बात है ना, किसका, रैंक चॉइस वोटिंग का। लेकिन पहले तो ये पता होना चाहिए रैंक चॉइस वोटिंग होती क्या है। देखो, भारत में भी इसका प्रयोग हो तो रहा है, लेकिन आप उसको अलग तरीके से जानते हैं। भारत में जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, किसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वो कहीं ना कहीं इसी आधार पर होता है रैंक चॉइस वोटिंग पे। अब क्या होता है मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ था एकल संक्रमणी मत पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणी मतलब जैसे कि आपको वहाँ पर ऐसे ये वोट आप राष्ट्रपति का देने जाएंगे ना, कोई व्यक्ति कौन देता है ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपके लिए चॉइस होती है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये चॉइस है आपके पास। तो क्या है, जैसे कोई ए व्यक्ति गया और यहाँ पर इसी प्रकार से 1 2 3 4 बी गया। अब ये सी व्यक्ति भी जा रहा है 1 2 3। अब देखो हुआ क्या, ए व्यक्ति गया उसने चॉइस 2 को किया, बी व्यक्ति गया उसने चॉइस 3 को किया, और सी गया उसने चॉइस 1 को किया। हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 1 और 1, कोई जीता नहीं जीता। अब देखो इसने 2 को किया, फिर इसके बाद में ये अपना मार्क करेगा। जैसे मुझे ये वाला प्रेफरेंस पहले दिया मैंने, इसको मैंने ये वाला प्रेफरेंस दिया, इसको मैंने ये वाला प्रेफरेंस दिया, तो मैं दूसरा प्रेफरेंस किसी दूसरे व्यक्ति को दूंगा। जैसे मैंने इसको प्रेफरेंस दिया सेकंड पे, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर दिया, इसको दे दिया यहाँ पर, और इसको दे दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या होगा, जैसे मान के चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये है 100 वोट है, 100 में से एक व्यक्ति को मिले 30, एक को मिले 40, एक को मिले 40 70, कितना हुआ 30, ठीक है। अब इसको 32 कर लो, इसको 28 कर लो। अब होगा क्या, एकल संक्रमणी मदद पद्धति में क्या होता है कि 50 + 1% वोट होने चाहिए। कितने, 51% वोट तो होने चाहिए, मतलब 50 + 1, 50 वोट प्लस 1 वोट और मिल जाए जीतने के लिए। सिंपल तरीके से ये होता है। तो 50% वोट से ऊपर वोट होने चाहिए कुल मतों में से। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 32 40 28, तो एक को भी व्यक्ति को भी यहाँ पर 50% वोट नहीं मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे कम जिसको वोट मिले हैं उसको बाहर कर दिया जाएगा। 28 मिले हैं। अब इस 28 वाले ने अपने वोट हो सकता है 20 यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हो, 8 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि फर्स्ट चॉइस इसकी किसी कोई व्यक्ति ए पे था 28 वाला, ठीक है। सेकंड चॉइस अपनी ये भरेगा, और उसमें क्या है कि अगर इस व्यक्ति को 20 मिल गए, इसमें से जो 28 इसके वोट ट्रांसफ़र कहाँ हुए हैं, इन दोनों में, ए बी सी में। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, सही है, दिख रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या होगा कि अब इसके 60 हो गए और इसके कितने हो गए
40, तो जीतेगा कौन? ये वाला। क्वालिफाई भी कर रहा है 50% से अधिक वोटों पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रैंक चॉइस वोटिंग जो है ना, जो अमेरिका में मेयर पद के लिए अपनाई गई है, ये जस्ट किसके प्रकार से है, भारत में जो प्रयोग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो पद्धति प्रयोग की जा रही है वही है। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लिया। अब इसको लिख लेना कि ये कहाँ कहाँ अपनाया जाता है ना। अब देखो दूसरा, समझ में आया ये? अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन है, अब तक कोरोना के कितने वेरिएंट, ठीक है, कोरोना के कितने वेरिएंट कोरोना के कितने वेरिएंट जो है ना देखे जा चुके हैं, ठीक है। अब तक कोरोना के कितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है, क्या शब्द है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित हो चुके हैं। मतलब आप अभी सुनते होंगे जैसे डेल्टा आया, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। अब क्या है, डेल्टा आया, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर कोरोना की अलग अलग चीज़ें दिखी गई हैं। अब कोरोना क्या कर रहा है, अपने आप को म्यूटेशन कर रहा है। मतलब क्या है, देखो ऐसा है कि इसमें आरएनए का होता है इफेक्ट, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्या करेगा, जैसे मान के चलो ये है आपका कोरोना वायरस, प्रारंभ में जब चला ना तो ये ऐसा होगा, इसके आप देखा होगा चित्र, कभी कभी फोटो बन के आता है, ठीक है। ये जो बाहर वाला है ना, इसको ये आरएनए रहता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आरएनए प्लस डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या करेगा, अगर ये म्यूटेशन करेगा, ये म्यूटेशन करेगा तो फिर क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, ये रहा, ये इधर तो ये है ही इसके पास, म्यूटेशन करने पे क्या करेगा, ये कुछ दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर लेगा, ठीक है, कुछ दूसरी चीज़ों को। मतलब क्या है, ये वाला अलग तरीका है, ये म्यूटेशन इसका हो गया है, उत्परिवर्तन जिसे बोलते हैं वो हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब तक इस प्रकार के कितने अपने आप को कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेंट जो करता चला जा रहा है, वो कितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखे गए। पहली चीज़, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ना आपका, ये भारत नहीं कभी इसको डिसाइड करता है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम हमारे भारत में तो इसने कभी कोई व्यक्ति देता ही नहीं है। इसको दे कौन रहा है, ये इसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसको जो है ना घोषित करता है कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन सा है, ठीक है। साथ में इस प्रकार की चीज़ों को, अब देखो ये WHO है कहाँ पर, संगठन कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके भी यहाँ पर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम से इसको डिसाइड करते हैं। जैसे भारत तो इसका नाम देता ही नहीं है, भारत तो सिर्फ एक नाम से जानता है, कोरोना, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन वो अलग नाम देते हैं। जैसे पहले कोरोना का वायरस रहा, जो शुरुआत जब हुआ था ना, जो ब्रिटेन से जब ये इसकी शुरुआत चाइना से हुई है, तो चाइना से होने के बाद इसका कुछ नहीं नाम रखा। जब ये ब्रिटेन में पहुंच गया तब इसका नाम दूसरा रख दिया। दक्षिण अफ्रीका में अलग प्रकार के लक्षण पाए गए, तभी इसका नाम अलग रख दिया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब डेल्टा वायरस पाया जा रहा है, डेल्टा नाम का, तो उसका नाम अलग कर दिया गया है, ठीक है, उसको डेल्टा बोल दिया गया। डेल्टा आप जानते हैं वेरिएंट, जो डेल्टा देखा ना आपने, डेल्टा लिख रहा है तो अल्फा बीटा ऐसे करके लिखा होता है। जैसे देखो ये इसका नाम क्या है, देखो इसको घोषित कौन करता है, ये ध्यान रखना, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन घोषित करता है, WHO एंड USA की जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है, मोस्टली आप याद रखो WHO, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको जो पहला नाम मिला जिसको अल्फा बोला गया वो क्या है, V.1.7, इसको अल्फा बोला गया। ये क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। किसने डिसाइड किया होगा, WHO ने, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, V.1.351, इसका नाम याद रखना, ये बीटा है। और देखो V.1.427, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। आप पढ़ते हो ना एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन ऐसे करके शायद लिखा जाता था, ये ऐसे करके कुछ ना, एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो है ना V.1.617.2, इसको बोला गया है डेल्टा। इसको क्या बोला गया, डेल्टा। ये डेल्टा वायरस जो है ना, ऐसा कहा जाता है, डेल्टा वायरस ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये वाला वायरस जो अभी आप सुन रहे होंगे, केस मिल रहे हैं 10-12 ऐसे करके प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब तक जितनी भी वैक्सीन हमने बनाई हैं, उन वैक्सीनों को, क्योंकि इसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, उत्परिवर्तित कर दिया है समय के साथ,
तो क्या हो रहा है कि जो अब जो हम वैक्सीन जो पुरानी वैक्सीन बनाई है तो उससे ये फिल्टर कर जा रहा है, उसमें भी छन के निकल जा रहा है, यानी कि जितनी भी एंटीबॉडी आपने अपने शरीर में डाल रखी है ना, उनको भी ये नष्ट करते हुए, उनसे भी नहीं रुक रहा है, नष्ट करते हुए कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट कर रहा है वो जोरदार तरीके से। तो आप इसको ध्यान रखना। ये कौन सा है? डेल्टा। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा बनेगा? आप ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे अभी तक आ चुके हैं। B.1.1 अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, एप्सिलॉन भी आ चुका है, डेल्टा भी आ चुका है। ठीक है, डिसाइड कौन करता है? WHO। भारत में सिर्फ इसको कोरोना नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अगले पे चले। अब फाइल तो तुम्हें मैं दे ही दूंगा, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ वो चल लिख लिया करो। जैसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों डिसाइड करता WHO, यहाँ पे लिखा तो है नहीं, ठीक है। बाद बाकी मैं तुम्हारे ग्रुप में PDF तो डालता रहूँगा, ठीक है। अब वो उसको तुम चाहे किसको भी शेयर कर सकते हो, ये मेरी खुद की PDF है, ठीक है। किसको भी शेयर करो। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। PDF मिल जाएगी आपको आराम से, कहीं से भी किसको भी शेयर करो, क्योंकि ये PDF मेरी है, किसी का हक नहीं है, मैंने मेहनत से बनाई है। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। लेकिन अब प्रवर्तन न्यायालय, जिसको ED बोलते हैं, इन्फोर्स डायरेक्टरेट, ठीक है। ED किस विभाग के अंतर्गत आता है? पहला तो क्वेश्चन ये है, किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये ध्यान रखना आप, ये आता है वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत। वित्तीय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ना तो ये रिजर्व बैंक के अंतर्गत आता है, ना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना IT के अंतर्गत आता है। IT का मतलब जो सूचना एवं संचार जो है ना मंत्री, उसके अंतर्गत भी नहीं आता। रविशंकर प्रसाद हटा दिए गए हैं। रविशंकर प्रसाद क्यों हटाए गए, थोड़ा पता किया आपने? देखिए, जैसे कोई मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, जैसे आप मिनिस्टर बना दिए, आपके अगर भारत के मिनिस्टर हो, आपको कानून मंत्री बनाया गया और आपको कानून के बारे में लोगों को फॉलो ही नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं दिक्कत है। उसी प्रकार से जब तुमको सूचना संचार तकनीकी मंत्री बना दिया गया रविशंकर प्रसाद जी को, तो उन्होंने क्या किया है, बताया गया कि उनका ट्विटर अकाउंट खुद भी हैक कर लिया गया। ट्विटर ने उनका जो ट्विटर जानते हो अच्छी तरीके से ना, USA में उसने सबसे बड़ा जो सूचना संचार मंत्री है उसका अकाउंट हैक कर लिया। तो आम नागरिक का क्या हो सकता है, मतलब हैक करना मतलब उसको सस्पेंड कर दिया, अकाउंट सस्पेंड कर दिया, कहते हटाओ, तुम हटो। अभी कुछ उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने उसको बात माना ही नहीं और अपना उनका अकाउंट जो है ना कहीं ना कहीं डीएक्टिव कर दिया कुछ घंटे के लिए। तो अब नरेंद्र सिंह मोदी ने कहा कि बताओ, तुम एक मिनिस्टर होते हुए भी एक जैसे ट्विटर वगैरह को, जबकि भारत में तुम्हें पता है ट्विटर के ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग ट्विटर को यूज नहीं करते हैं, तो कहा ऐसी जो कम पॉपुलर हुई है उस चीज़ को तुम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो इससे ये तो तुम बेइज्जती करा रहे हो ना मंत्रालय की। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने इस पद से हटा दिया, अब दूसरे व्यक्ति को बैठा रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा व्यक्ति बैठा है वो नए IT नियम लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, IT नियम, तो उनको भी लागू करने की कोशिश करेगा, प्लस अपने राइट्स को भी सही से दिखाएगा। और ट्विटर को सबसे बड़ा चीज़ है, ट्विटर को थोड़ा उसकी औकात दिखाने के लिए भी ऐसा कार्य किया गया है, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन आप प्रवर्तन न्यायालय ED किस विभाग से अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना किससे, वित्तीय। अब मतलब ये नहीं है कि वित्तीय मामलों के अंतर्गत आता है। हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए लिया है कि आपने हाल ही में कुछ चीज़ें सुनी होगी। क्या सुनी होगी? जैसे कि विजय माल्या था, ठीक है, भगोड़े थे, भगोड़ा मतलब भारत से भाग गया पैसा लेके। उसी प्रकार नीरव मोदी था, ठीक है, मेहुल चौकसी करके था। ये 3-4 जो है ना भारत से रुपए लेके भाग गए। अब भारत से रुपए लेके भागे तो हुआ गया, इन्होंने बैंक को धोखा दिया है। तो बैंक करप्ट कहलाते हैं, जिसको दिवालिया बोलते हैं। तो इन्होंने बैंक का सारा रुपया लूट लिया धीरे धीरे, ठीक है। और देखो, तो हुआ गया है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है इनके नाम पे, जितनी भी इनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसको सरकार ने क्या किया, बैंकों से कहा तुम इसको लो और इसकी जो है ना बिक्री करो, बोली लगवाओ, और इसको जितना भी इनकी प्रॉपर्टी से तुम्हें जितना भी फ़ायदा हो रहा है ना उतना तुम ले लो, मतलब कुछ तो मिलेगा ना। जैसे 100 करोड़ लिया है, 100 करोड़ में से अगर प्रॉपर्टी बेच के, उनकी प्रॉपर्टी बेचकर अगर तुम्हें 40 करोड़ भी मिल रहा है तो कुछ तो मिला है।
बाद बाकी वो तो बाहर है, उस पर केस लड़ना पड़ेगा, वो आएगा तो आएगा, और जब उस पर वो तो कह देगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे जेल में डाल दो, तो फिर तुम क्या कर लोगे? रुपए तो उसने उड़ा दिया। अब देखो ना विजय माल्या क्या करता था पहले, मार कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी किसी को बुला रहा, कभी किसी को बुला रहा, तो ऐसे नोटंकीबाजी करता रहता था। तो सारा पैसा था किसका? सरकार का था। तुम्हें लग रहा था विजय माल्या पैदा कर रहा है, विजय माल्या कुछ नहीं पैदा कर रहा था, विजय माल्या तो सरकार को लूट रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि ईडी ने उनके ऊपर धोखाधड़ी के केस करते हुए, और ईडी ने कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो पहले तो चीज़ ये है कि ऐसी कार्रवाई भगोड़ा, जैसे भगोड़ा घोषित करने का अधिकार कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, भगोड़ा व्यक्ति वही घोषित किया जाएगा जो देश से भाग गया हो, और कम से कम वो जो है ना, एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? वो 100 करोड़ से ज़्यादा, कितने? 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा जो है ना रुपए लेके भागा हो। कितने? 100 करोड़ से। ये उपलब्धि तुम्हें तभी हासिल होगी किसी व्यक्ति को, भगोड़ा अब भगोड़ा तब कहलाएगा, उपलब्धि तभी हासिल होगी जब आप देश से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए लेके भागो, ठीक है, तब ये उपलब्धि आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या है? आर्थिक भगोड़ा घोषित तभी किया जा सकता है व्यक्ति जब 100 करोड़ से ज़्यादा होगा। और किस कारण में किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वित्तीय आपदा के लिए आर्थिक भगोड़ा अपराधी किस प्रकार से घोषित किया जा सकता है, कि 2018 लॉ में संशोधन किया गया। लिखो, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अब इसमें लिख लेना, कोई व्यक्ति तभी भगोड़ा घोषित किया जा सकता है जब वो है कोई व्यक्ति तभी भगोड़ा घोषित किया जा सकता है जब वो है, पहला, 100 करोड़ से अधिक संपत्ति लेके देश से भागा हो। 100 करोड़ से अधिक संपत्ति, 100 करोड़ से अधिक संपत्ति, ठीक है, लेकर भागा हो। दूसरा, सेकंड पॉइंट लिखो, नकली स्टाम्प बनाने पर, नकली स्टाम्प या करेंसी बनाना, या नकली करेंसी बनाना। दूसरा, चेक अस्वीकृत करना। चेक अस्वीकृत होने पर, जैसे किसी को तुमने चेक काट के दे दिया कि ले भाई 100 करोड़ निकाल ले जाके, मैं 20 करोड़ निकाल ले जाके, और पता चल तुम्हारे है ही नहीं, तुम खुद को उसको परेशान कर रखे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो। तुम खुद तो नहीं हो रहे, बैंक वाले को परेशान कर रहे हो, वो तुम्हारा अकाउंट खंगलता फिर रहा है। तो लिख रहा है चेक अस्वीकृत होने पर, ठीक है। 10-20 हज़ार का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरा लिखना क्रेडिटर्स के साथ धोखाधड़ी। मतलब जैसे मैंने पैसा लगाया ना, तो मेरे साथ जैसे मैंने 10% पैसा लगाया, अब सीधी सी बात है मैं क्रेडिटर्स हूँ। मतलब जैसे मैंने कोई कंपनी थी इतनी की, ठीक है, 100 रुपये की थी, मैंने क्या किया, इसमें 20 रुपया मेरा लगा, 10 रुपये किसी और का लगा, 15 रुपये किसी और का लगा हुआ है, शेष पैसा जो है ना किसी और का लगा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पैसा किसी और का लगा है तो इसका बड़ा अमाउंट है इस वाले पर्सन का, तो इसको इसमें से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट का। अब अगर मैंने यहाँ पर 20% लगाया तो मेरे को भी तो फायदा मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति इसका मैनेजमेंट वाला व्यक्ति होगा, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होगा, हमने तो शेयर लगाया है। अब जो प्रॉफिट होता है तो इसका हक बनता है कि उस प्रॉफिट को सब में शेयर करे, सब में हिस्सेदारी दे, सबको 20%, 10%, 15%। अब वो कर क्या रहा है, हिस्सेदारी कुछ नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है कि इस 20% को भी लेके ख़त्म कर रहा है, खुद ही बचा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको धोखा दे रहा है। तो इस प्रकार ऐसा करने पर क्या होगा, उसको भी किया जाएगा, अपराधी घोषित किया जाएगा। कौन सा? भगोड़ा।
आर्थिक अपराधी। चलिए ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? ठीक है भाई, स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है ना उत्तर प्रदेश को मिला है। ये पहला कीर्तिमान स्थापित कर दिया इसने भाई, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो पहला उत्तर प्रदेश को मिल गया है भाई। दूसरे नंबर पे शायद मध्य प्रदेश है। ठीक है, यूपी के बाद मध्य प्रदेश। ये स्टेट्स है, राज्य है, ध्यान रखना किस राज्य को, ये राज्य है। राज्य को अगर बोला जाए तो राज्य का मतलब क्या होता है, अलग सेंस में होता है राज्य का मतलब। तो इसको जो है ना ये अवार्ड मिला है, कौन सा, स्मार्ट सिटी अवार्ड। पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आपने बहुत सुना होगा। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? तुम स्मार्ट से मतलब क्या समझते हो? स्मार्ट जो शब्द है ना उससे क्या समझते हो? सुंदर दिखने वाला, हाँ, जहाँ चीज़ डिजिटल हो, हाँ कहीं ना कहीं हो, इतना तो हो सकता है। लेकिन और बताओ स्मार्ट का मतलब क्या होता है? अब ये भी तुम कहते तो लड़के लड़कियाँ ये भी कह देते कि जैसे शादी वादी होती है तो कह लड़का स्मार्ट होना चाहिए, लड़की स्मार्ट की जरा ब्यूटीफुल होनी चाहिए, है ना। तो स्मार्ट ब्यूटीफुल कहीं कि आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है ये तो बता दो। विकसित तो मैं जानता हूँ हिंदी होती है, तो स्मार्ट का मतलब क्या? विकसित का मतलब क्या? सिंधु घाटी शब्द एक विकसित शब्द थी, तो बताओ। हाँ ऐसे बोल देते विकसित। विकसित तो हमारा देश भी है, हमारा गांव भी है। देश तो हमारा विकसित हो रहा है ना, हम तो डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड नहीं हो, डेवलपिंग कंट्री है। हमारे यहाँ की इकोनॉमी 5-6 ट्रिलियन डॉलर है कहीं, और अमेरिका की 28 है, अंदाज़ा लगाओ। और कहते थे हम अमेरिका को भी झुका देंगे। झुका कहीं नहीं दोगे, सिर्फ पॉपुलेशन में झुका दोगे तुम चाइना को भी, और लगातार बढ़ रही है। कल नियम भी पारित हो रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ मैंने कहा था, देखो मेरी बात सुनते कितनी जल्दी, मैंने उस दिन डिस्कशन किया तुम्हारे साथ। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या है। तो पता लग गया क्या, वीडियो देख लिया मेरा क्या, तो जनसंख्या पे नियंत्रण एक्ट लेके आ गए अब वो पता नहीं क्यों आते हैं, वो हो सकता है ज़्यादा नियंत्रण हो गया अब मुझे ये बताओ स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? देखो स्मार्ट सिटी का मतलब कैसा होता है? देखो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति दिखने में स्मार्ट नहीं होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए, वो इनोवेटिव आइडिया उसके पास होना चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब कैसा है, जैसे कोई शहर है, शहर में आपने क्या किया, आपको पता करना कि इस शहर में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोगों ने 12th पास किया है। तो इसके लिए अब घर घर जाके वो डाटा कलेक्ट ना करे, उसने क्या किया, एक कंप्यूटर में ये सारा सिस्टम सेट है, और उसने पता कि 1-2 क्लिक किए और क्या हुआ, पूरा डाटा निकल के आ गया कि इस शहर में इतने व्यक्ति 12th पास है, कौन सा सड़क बनना है, कौन सा सड़क की स्थिति क्या है, 2 क्लिक किए निकल गया सारी चीज़। यानी कि सेंसर्स का प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं किसी भी शहर को डेवलप करना क्या कहलाता है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर व्यक्ति एजुकेटेड भी होने चाहिए, यहाँ पर व्यक्ति को रोजगार भी मिलना चाहिए, और पेयजल समस्या भी सारी की सारी सॉल्व होनी चाहिए, रोड्स भी मिलने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी होनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ों को कहते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मतलब आप जैसे अब कहीं पर आप जाते हो ना, ऐसा समझो स्मार्ट सिटी, जैसे आप कहीं पर बाहर फ्लैट लेने जाओ, लखनऊ वगैरह में, दिल्ली वगैरह में फ्लैट लेने जाओ, तो फिर होता क्या, वो दिखाता है आपको, ये दिखाता है कि देखिए ये पर्टिकुलर एरिया है ना, इस एरिया में ये जगह इतना मिलेगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, यहाँ पर ग्राउंड है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर जिम सेंटर है, और यहाँ पर तुम्हारा स्कूल है, और यहाँ पर ये तुम्हारे कैंटीन है तुम्हारे पास, ठीक है, पार्किंग करने के लिए ये गाड़ी, यहाँ पर ये पार्किंग करने के लिए सुविधा ये है, ठीक है, और स्वीपर यहाँ पर ये रहता है। और अगर तुम्हें कोई और व्यक्ति, जैसे तुम्हारा समर खराब होगी तो इलेक्ट्रीशियन ये रहा, ठीक है, उनके नंबर भी जारी करता है। ऐसी जगह एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी सुविधाएं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, वो सारी उपलब्ध हो रही हैं। तो ऐसी जगह को ही बोला जाता है स्मार्ट। एक क्लिक करने पर या एक फ़ोन कॉल करने पर सुविधा उपलब्ध हो जाती है, वो सारी क्या कहलाता है, स्मार्ट। तो ऐसा राज्य हमारा भारत में यूपी बन चुका है, जो मतलब ऐसी सुविधाएं देता है। अब आप खुद ही देख लो, आप तो यूपी के निवासी हैं, ठीक है। अब डिस्कशन क्या करें, बुराई तो अपनी जगह की नहीं की जाती है। एक क्लिक करो, देखो पता चल जाए कितने सारे आते हैं। अब दूसरा देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 5वां, किस शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी, किस शहर, देखो ये शहर है, सिटी है,
और वो वाला कहता है राज्य स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। स्मार्ट सिटी आपको पता है कि हर वर्ष जीतता है एक ही व्यक्ति, कौन? इंदौर। और इंदौर के साथ में इस बार सूरत भी आ गया है, ठीक है, इंदौर और सूरत। आगरा तो कभी जीते ही नहीं पाएगा, इतनी गंदगी रहती है। कोलकाता और कानपुर, कानपुर तो एक तरीके से कहो तो इसके बराबर ही है, और कोलकाता तो मैं देखा नहीं भी। तो इंदौर प्लस सूरत, क्लियर बात है ना, ये 2 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला चलो आ जाओ। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन है, अभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, 6वां, ठीक है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? देखो, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड जो दिया गया अहमदाबाद को दिया गया। किसको? अहमदाबाद को। क्लियर बात है ना, अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड प्रोवाइड किया गया इस वर्ष का, ठीक है। इसको आप याद में रखना। अगला आगे बढ़े। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन सा मंत्रालय जारी करता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से नहीं पूछेगा तो इधर से पूछ देगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन सा मंत्रालय जारी करता है? स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो इसको ध्यान रख लेना, डी, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ये जारी करता है कौन सा तुम्हारा? स्मार्ट सिटी अवार्ड, ठीक है। स्मार्ट सिटी अवार्ड जारी करने वाला कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। क्लियर बात है ना, समझ में आ गया। अब पहली चीज़ तो ये है कि इसके तहत इसने जारी तो कर दिया, लेकिन इसके तहत 3 स्कीम चलती हैं। 3 स्कीम जो चलती हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और इसको लिख लो। पहला लिखो इसके अंतर्गत तो 3 स्कीम चलती है, स्कीम का नाम लिख लो क्योंकि ये पूछी जाती हैं। ये 2015 से स्कीम स्टार्ट हुआ है। पहला लिखो इसके अंतर्गत, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको अमृत बोलते थे, ठीक है, शॉर्ट में। अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन, ठीक है, मिशन। अगला लिखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, और आवास योजना में ये अर्बन है, यू मतलब अर्बन मतलब शहरी, ठीक है, ग्रामीण नहीं, शहरी। ये 3 स्कीम जो है ना एक साथ लॉन्च की गई थी। ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, 25 जून 2015 को, ठीक है। 25 जून 2015 को इसको प्रारंभ किया गया था, ये तीनों स्कीम 25 जून 2015 से। और ऐसा कहा जाता है कि 2022 तक कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को हम घर उपलब्ध करा देंगे, ये टारगेट हमारा है, ठीक है। अब कितना टारगेट पूरा हो पाता है वो आप देख लीजिए। 25 जून 2015 तक इसको करवाने का लक्ष्य रखा गया। तो आवास स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन जारी करता है? केंद्र आवास एवं शहरी मंत्रालय। इसको आप याद रखना, ठीक है। और सारे अवार्ड तो मैंने बता दिए। चलिए इसके बाद में अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का जो है ना तहत
हाउसिंग फॉर ऑल मतलब हाउसिंग मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर होगा का टारगेट वर्ष क्या है, तो ये आपका है 2022, ठीक है। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल ऐसा हमने एक स्लोगन दे के चला रखा है कि सबको हम घर उपलब्ध करा देंगे, और ये हमारा टारगेट है प्रधानमंत्री। ये देखो ये सेंट्रल की योजना है, मतलब केंद्र की योजना है, इसको आप ध्यान रख लेना। केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, PMAY और अर्बन यू लिखा होता है अर्बन। देखो एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो आपको पता है कि हम जब से स्वतंत्र हुए ना, मोस्टली योजनाएं हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई हैं, मोस्टली योजनाएं हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई हैं। तो हुआ क्या है, हमने ग्रामीण को सारी योजना जितनी भी योजना है सब योजना ग्रामीण क्षेत्र में चला के हमने क्या किया है कि गांव के लोगों को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करा पाया है, उससे ज़्यादा हमने नेताजी को बेनिफिट करा दिया, और साथ में उनके साथ में जो व्यक्ति ऐसे हैं जो उसमें कर्मचारी हैं उनको हमने पैसे वाला बना दिया। लेकिन गाँव के किसान की हालत नहीं सुधरी है। कार्ड क्या है, कार्ड सिर्फ इतना है कि स्कीम जो चलती है ना उसमें अब तो कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई हैं, जैसे DBT आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे 2000 रुपये आ रहा है डायरेक्ट। अब ये किसी अधिकारी के द्वारा बांटे गए होते तो 2000 रुपये जो मिलने वाले थे वो 1500 रुपये मिलते प्रति व्यक्ति को, ठीक है। 500 रुपये अधिकारी जी और नेताजी खा जाते। तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, लेकिन अभी भी नहीं है पूरी तरीके से। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड जो मिलते हैं ना उसमें पता चला कि प्रधान जी खा जाते हैं पैसा, ठीक है, उनके अंतर्गत आता है। अब कोई टेंडर आया रोड का तो पता चला कोई जिसके टेंडर आ रहा है उसका 20-30% सेट है, अब 20%-30% सेट है तो वो क्या करेगा, रोड कैसा बनेगा, खराब बनेगा। तो ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं आ पा रही है, ठीक है। अब राशन कार्ड के लिए एक योजना अभी चली है, राशन कार्ड के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें भी अभी बताऊंगा क्या लफड़ा है, उसमें भी कुछ ना कुछ चक्कर है। तो मेरा ख्याल तो ये है, अगर आप थोड़ा ओवरव्यू लोगे ना तो गाँव का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है कभी भी। इसका सेंस मतलब ये नहीं कि गांव की स्थिति सुधर नहीं सकती है, गांव की स्थिति सुधर सकती है, तब सुधरेगी जब यहाँ पर शहरों को डेवलप किया जाए। अब तुम कहोगे सर शहरों को डेवलप कर रहे हो, समस्या तो गांव में है, आप शहरों को डेवलप करा रहे नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, गांव में हमने 70 सालें हो गई हैं स्वतंत्रता के बाद, हमने लगातार प्रयास किए लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कार्ड मैंने बता दिया आपको। अब शहर को डेवलप करेंगे ना तो मान के चलो ये दिल्ली है, दिल्ली को आप देखो, दिल्ली के पास आसपास हरियाणा वगैरह के पास के एरिया, दिल्ली का यूपी का नोएडा और दिल्ली के सारे क्षेत्र जो भी आते हैं, ठीक है, ये सारे क्षेत्र इतना बड़ा, अगर जिसको NCR जिसको बोल देते हैं, NCR जिसको बोलते हैं उसको देखो डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? यहाँ का व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ का जैसे मान के चलो तुम्हारा गाँव है, ये कोई रामपुर करके गाँव है, यहाँ का व्यक्ति जाएगा इस मार्केट में अपने फल सब्जी जो भी चीज़ है लेके जाएगा और यहाँ पर बेच के आ जाएगा। बेच के आ गया ना तो आपने क्या किया, इसको तो डेवलप कर दिया, शहर को डेवलप किया और इस आदमी को इससे कनेक्ट कर दिया, इस आदमी को इससे कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या कि ये कुछ भी उत्पादन करेगा तो यहाँ पर बेच के आएगा, और इसके जितने भी आइडियाज़ हो, कुछ टेक्नोलॉजी जो होगी ना तो इस वाले व्यक्ति को पता चल जाएगी। तो फिर क्या होगा कि ये वाला व्यक्ति समृद्ध होगा, सारी चीज़ों को जानता होगा और टेक्निकल वाइज भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको डेवलप करने से इसके ऊपर असर पड़ रहा है। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आप देखो, जैसे शहर है आपका, जैसे आप फर्रुखाबाद रहते हो ना, तो फर्रुखाबाद के आस पड़ोस में देखो कि जितने भी गांव हैं उनकी कंडीशन अच्छी है। कैसे अच्छी है? कुछ नहीं, खेती नहीं है तो क्या करें, ऑटो रिक्शा चलाएगा। कहाँ चलाएगा? यहीं चलाएगा ना, शाम को 500 रुपये लेके आएगा ना, ठीक है। सब्जी उसने कर ली, सब्जी लेके कहाँ जाएगा? यहाँ बेच के आ जाएगा। अनाज उसने कर लिया, अनाज लेके यहाँ चला जाएगा, बेच के आ जाएगा। अब उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी ना, जैसे उसको कपड़े लेने हैं तो अगर उसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो अच्छे कपड़े भी ले सकता है वो ना, तो अच्छे कपड़े लेगा ना। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, मॉल आ सकता है, ठीक है, अच्छे स्कूल आ जाएंगे यहाँ पर, अच्छी इंडस्ट्री आ जाएंगी यहाँ पर, लगेगी कहाँ पर? इसी शहर में जैसे दिल्ली है, दिल्ली आसपास में लगेगी, ठीक है। क्यों? कि कंज्यूमर ज़्यादा हो रहे हैं, खाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको प्रोड्यूसर भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो होगा क्या, मॉल बना, 40-50 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलेगी किनको? जो पास के लोग होंगे ना उनको ही मिलेगी। अब क्योंकि ये टाइम पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ वाला 50 किलोमीटर जाने वाला व्यक्ति 10,000 रुपये नौकरी नहीं करेगा, 15,000 रुपये नहीं करेगा, लेकिन पड़ोस वाला कर लेगा, कह रहा 8 घंटे तो रहना है भाई, कर लेंगे। तो स्थिति किसकी सुधरेगी? वहाँ के गाँव के लोगों की। और गांव में तो कोई अपना भाई लिबास का शोरूम तो खोलेगा नहीं, 4,000 का जीन्स आएगी, कौन खोलेगा लिबास का? हाँ, मरने का आएगा गांव में। तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे
विचार ये है कि आप शहरों को डेवलप कीजिए और शहरों से गाँव को कनेक्ट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, सब डेवलप हो जाएंगे। गांव को डेवलप करने के चक्कर में आप जो है ना किसी को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और अब तक करके देख चुके हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, ये टारगेट क्या है 2022 तक। अब इसमें होता क्या है, प्रधानमंत्री जी 3.5 लाख रुपए देते हैं करीब, होता क्या, प्रधान जी को 50,000 चाहिए, 20,000 सेक्रेटरी को चाहिए, 20,000 किसी और को चाहिए, 20,000 किसी और को चाहिए, बेचारे को मिलते 2 लाख। 2 लाख में वो लेंटर डलवा पाएगा और एक वोट पा पाएगा। तो कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस अभी भी किए जा रहे हैं, तो इसको भी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, बहरहाल टारगेट मैंने बता दिया, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, किस से फैलता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आ भी जाएगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर किस से फैलता है, ध्यान रखना, ये फैलता है सूअर से। किससे फैलता है, सूअर से। ये अफ्रीका में देखा गया है पहली बार, और ये सूअर से फैलने वाला एक फीवर है जो काफ़ी परेशान किए हुए लोगों को, ठीक है, काफ़ी परेशान किए हुए लोगों को। ये अगर जिस व्यक्ति को हुआ, फैलता तो सूअर से ही है, जिस व्यक्ति को हुआ है उसका 100% मौत हो ही जाएगी, बच नहीं सकता, वो 100% मरेगा। और उसके कुछ केस देखे गए हैं मिजोरम वगैरह में, ठीक है, इसके केस कुछ देखे गए मिजोरम में, इसको आप ध्यान रखना। लेकिन है ना, इसमें मिजोरम में कुछ केस देखे गए इसके, ठीक है, किसके, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कुछ केस मिजोरम में देखे गए हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये फैलता किससे, सूअर से, और ये सूअर से फैलेगा तो इसकी 100% जिस व्यक्ति को हुआ उसकी मौत होगी। आपको बताया कि सूअर पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहा है, MSME सेक्टर इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेदार हो सकता है। तो असम, मिजोरम और ये जितने भी स्टेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, किसको, इस पशुपालन वगैरह चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना। चलिए अगले पे चलें। कुत्ता उत्ता से नहीं पलता ना, बिल्ली वहाँ ढूंढो जाकर बैठ के, हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये मेहनत से बनाइए, ध्यान से सुन लो। 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। भारत के महान्यायवादी कौन है, जिसको अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, AG बोलते हैं, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भाई? ये जो है ना के वेणुगोपाल है, इसको आप ध्यान रखना, कौन है, के वेणुगोपाल। अभी कहोगे सर आपने ये क्वेश्चन क्यों लिया, ये तो काफ़ी दिन पहले 2015 में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये रिटायर होते हैं बार बार और सरकार इनका कार्यकाल बढ़ा देती है, रिटायर होते हैं बार बार, सरकार इनका कार्यकाल बढ़ा देती है। तो इस वर्ष भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया। इनका कार्यकाल 2 बार बढ़ चुका है, 1-1 वर्ष के लिए, ठीक है। किनका, के वेणुगोपाल। ये इन्होंने जगह ली थी, क्या है, मुकुल रोहतगी की जगह ली थी के वेणुगोपाल ने। पहला तो बात ये है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी होता कौन है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ये वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को कानून के जानकार होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, ये व्यक्ति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा अब केंद्र सरकार के पक्ष में जाके वहाँ पर वकालत करता है। फिर सुनो ध्यान से, किसी भी जगह पर अगर केंद्र सरकार से संबंधित कोई केस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कोई केस होगा, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से जो भी चीज़ डिस्कस होगी, केस लड़ेगा, वो कौन लड़ेगा, के वेणुगोपाल, यानी कि महान्यायवादी। अब आपको कोई स्टेट्स के लिए ऐसा कौन सा है, तो स्टेट्स के लिए देखा होगा महाअधिवक्ता, ठीक है, महाअधिवक्ता होता है स्टेट्स के लिए, वो जाता है अलग अलग राज्यों के केस लड़ता है। अब भाई के वेणुगोपाल को हटाया क्यों नहीं जा रहा है, तो ध्यान में रख लेना, के वेणुगोपाल ने क्या किया है, ये कहीं ना कहीं धारा 370 पे ये केस लड़ रहे हैं, ठीक है। धारा 370 जानते हो, अगर इनको हटाते, ये कानून के जानकार बन चुके हैं, सब इनको पता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे तो वो सारी चीज़ों को पहले उसको बताना पड़ेगा, और कहीं अगर कोई उसने गलत तरीके से न्यायालय में कुछ चीज़ गलत तरीके से पेश कर दी तो दिक्कत हो सकती है। और ये इनको तो सारी चीज़ें पता है, हिस्ट्री से लेकर हर चीज़ पता है, तो ये उसको डील कर रहे हैं। अभी केस चल रहा है 370 के ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार से भारत में राम मंदिर वाला
थोड़ा मुद्दा, वो भी ऐसा करके, वो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ और भी चल रही है, जैसे ट्रिपल तलाक से संबंधित मुद्दे, तो इन सारी चीज़ों पे अलग अलग जगह पे भारत के न्यायवादी के वेणुगोपाल केस लड़ रहे हैं, इसलिए बार बार इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन और है यहाँ पर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, ये बता दीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कब तक ये रह सकता है अपने पद पर? तो ध्यान रख लेना, ये जो है ना तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति इनको प्रसाद देते रहे, ले भाई प्रसाद खाओ और आगे जीते चले जाओ, तो तब तक रहेंगे पद पर। कोई 5 साल 6 साल इनके टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये कार्य कर सकते हैं उस पद पर। अगला देखो क्वेश्चन पे जाओ। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने डाल रखा है महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये वाले व्यक्ति के वेणुगोपाल भारत के सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। ना तो कुछ महाधिवक्ता किसके लिए होता है? राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य में होगा ये। और ये किसको कहाँ पर मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र में। और कानून मंत्री तो जानते हो सेंटर मिलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आप जानते हो, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? PDF तो मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ो। हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ना, अभी आप सुन रहे हो बहुत ज़्यादा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये योजना में कितने राज्य अभी शामिल नहीं हुए हैं? अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जानते हो आप क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि मेरा अगर राशन कार्ड, मैं एक देश का हूँ, भारत में एकल नागरिकता चलती है, तो मैं अगर एक देश का हूँ तो मुझे मेरा राशन कार्ड एक होगा और मैं कहीं से भी उसको राशन ले सकता हूँ। मैं जैसे मैं रह रहा हूँ, अभी यहाँ पर रह रहा हूँ इस जगह पे, और मैं अगर दिल्ली चला जाता हूँ तो मैं दिल्ली से भी अपना राशन ले सकता हूँ। समस्या क्या थी? क्योंकि इसके पहले मंत्री थे, बिहार से ही आते थे, कौन थे? रामविलास पासवान जी, जो एक्सपायर कर गए। रामविलास पासवान जी खाद्य रसद विभाग के मंत्री थे, ठीक है। तो वो केंद्रीय मंत्री थे। तो उन्होंने ये देखा कि उनके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के हैं, वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बिहार छोड़ से अलग अलग जगह पर नौकरी करने के लिए। तो उनका जो राशन मिल रहा है 10-20 किलो, 10-20-30 किलो, जो 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये के दर पे मिल रहा है, ये दर जो है ना, इस दर पे दूसरी जगह तो इन्हें मिलेगा नहीं। तो उनका जो राशन है, सरकार तो भेज रही राशन, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। वो 35 किलो लेने के लिए दिल्ली से कोई बिहार नहीं जाएगा, फिर बिहार से लौट के यहाँ पर नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट हो जाता है कहीं पर खाने के लिए। अब 35 किलो एक व्यक्ति को मिल जाए तो पूरे महीने का खर्चा चल गया उसका। तो इस समस्या को देखते हुए उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2019 में शुरू कर दी थी, ठीक है। टारगेट था 2019 से शुरू कर दी। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए इसके तहत कि सबको जहाँ व्यक्ति जो रहता है वहाँ पर राशन उपलब्ध हो जाए। अब इसके अंतर्गत देखना धीरे धीरे क्या बनेगा, कार्ड बनेगा। कार्ड बनेगा, जैसे स्वयं मशीन में कार्ड होता है वैसे कार्ड बनेगा और आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं। इसमें से सभी स्टेट्स लगभग आ चुके हैं, सिर्फ 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। तो कितनी स्टेट्स हैं अभी तक? 4 इसके दायरे में नहीं आई हैं। वो स्टेट्स का नाम सुन लो। एक तो है असम, एक तो आपकी दीदी है तमिलनाडु, बंगाल है ना, बंगाल। एक आपका छत्तीसगढ़, ये भी भूपेश बघेल यहाँ से है ना, ये भी विपक्ष का है। और एक है आपका अंदर भी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली, ठीक है। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अपने आप को शामिल नहीं किए हैं। तो अब क्या है मामला, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है कि 31 जुलाई, पेपर स्कैन किया करो रोज़, 31 जुलाई 2021 तक आपको क्या करना है, ये योजना लागू करनी है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आपको लागू करनी है, और लागू करनी है आपको 31 जुलाई 2021। अगर आप नहीं करते हो, सुप्रीम कोर्ट का है निर्णय, अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आपको लॉ वायलेंस के चक्कर में हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है खाना खाने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत घोषित किया जा चुका है। तो अब इसके चक्कर में तुम अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में कहीं ना कहीं इन लोगों को
प्रभावित कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए और इन राज्यों को 31 जुलाई 2021 तक चेतावनी दे रखी है कि आप इसमें शामिल हो जाइए। अब देखो दिल्ली के सीएम कर क्या रहे हैं, ये स्कीम इतना तक नहीं, वो खुद को तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में डाल नहीं रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं, जो राशन मिल रहा है ना उसको घर घर तक पहुंचाने की कह रहे हैं, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। मतलब क्या है, उनको पता है ये सेंटर प्रायोजित स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है इसको, केंद्र स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए लोग इससे लाभान्वित हों और इनकी तरफ झुक जाए वोटिंग। तो अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सब लोग ऐसी स्कीम को लागू नहीं करते हैं। तो वही उसमें असम भी है, ठीक है, बंगाल में जानते हो विपक्ष सरकार है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष सरकार है, और दिल्ली के तो बाबा जी सबसे ज़्यादा अग्रणी रहते हैं इस चीज़ में, उल के चलते रहते हैं मुफलर डाल के। अब 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री करने गए हैं, कहाँ पर, पंजाब में, है ना, हाँ 300 यूनिट फ्री करने गए हैं। उनको ये पता होना चाहिए 300 यूनिट तुम्हें खुद पता होना चाहिए फ्री में तुम कितने दिन तक किसी का जीवन काट सकते हो। उसको रोजगार देखो, एक परिभाषा है, गाँव में अगर कोई व्यक्ति है तो 15,000 रुपये तक का उसका जुगाड़ कर दो, तुम कोई इसका सरकारी स्कीम मत दो। ये 15,000 तक का अगर उसको आप जुगाड़ कर देते हो कुछ किसी प्रकार से कोई सेटअप लगा के, तो वो व्यक्ति ना तो माइग्रेट करेगा, ना तो शहरों में जाकर झोपड़ी झपड़ी डालेगा, ठीक है। आप जानते हो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा झोगी झुपड़ी वाला जो है ना स्टेट्स कहाँ पर है, तो मुंबई में है। मुंबई आपको दिखता है बहुत अच्छा है, स्लम एरिया सबसे ज़्यादा मुंबई में है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे स्लम एरिया और शहर में लगातार अपराध, अब देखो अगर आपने देखा होगा तांत्रिक बाबा इसी ऐसी जगह मिलेंगे स्लम वाले में, ठीक है, इन्हीं लोगों को अपने प्रवचन दे दे दिमाग डाइवर्ट करते रहते हैं। तो अब बहुत सारे अपराध भी होते हैं इस चक्कर में। तो इन सब से बचने के लिए क्या है, लोभ लालच ना। 302 यूनिट में क्या हो जाएगा, 302 यूनिट में कुछ नहीं हो जाएगा। कितने का बनेगा, 200-300 रुपये का बनेगा, वो तो हम दे लेंगे। 15,000 की जुगाड़ करो, ठीक है, फ्री के चक्कर में कभी मत रहा करो, ये होना चाहिए। तो इसमें 4 नहीं शामिल हुए हैं, ठीक है। देखो अब इधर समझना, इन्होंने इसके अंतर्गत ये अपने आप को लाए नहीं, जो कि 2019 में स्कीम शुरू हो चुकी थी। अब देखो अगर एक व्यक्ति को चावल मिला, 2 रुपये किलो चावल अगर मिल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 किलो तो चावल मिल ही जाता है, ठीक है, अंत्योदय वगैरह हो, अंत्योदय कार्ड है तो 35 किलो तक मिल जाता है। तो अगर 35 किलो मिल गया तो कितना हो गया, 2 रुपये के कितने रुपये उसके गए, 70 रुपये, 70 रुपये के ना, इतने मिल गया तो मोटा अनाज, 70 रुपये उसके गए। और 70 रुपये में 35 किलो अनाज का अगर आप 20 रुपये प्राइस रख दो, कितना हुआ, 700 रुपये। बिजली का यूनिट आप 300 यूनिट दे रहे हो, 300 यूनिट की बात कर रहे हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 रुपये 2.5 रुपये के ज़्यादा नहीं होगी, तो कितना हुआ, 2-2.5 रुपये अगर आप जोड़ लो तो कितना हुआ, 75, 750। तो आपने एक फ़ायदा क्या करा दिया, आप इधर तो फ़ायदा करा रहे हैं और बहुत सारी सेंटर की इसी वजह से रोके हुए हैं। जैसे और भी स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 2,000 रुपये आते हैं, वो भी ये बंगाल तो लगा बैठा है इस चीज़ों पे, राजस्थान अभी उसको लागू नहीं कर रहा है। तो चक्कर में, अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में, तो 750 रुपये का तुम तो यहाँ लॉस करा दे रहे हो, ठीक है, और 2,000 रुपये का 500 रुपये का वो वहाँ पर अरे स्टेट्स में हर महीने का लॉस करा रहे हो। तो 1200-1250 रुपये तो तुम यहाँ पर रोक दे रहे हो जो मिलने चाहिए। 750 को हम क्या कर लेंगे, बिजली में इतने हमें 1200 मिल जाए, 750 हम दे देंगे दूसरे यहाँ से, हमें क्या दिक्कत है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चल रही है इसके ऊपर। आपको याद रखना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 31 जुलाई 2021 तक लागू होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है। अगले पे चलते हैं, जल्दी से डिस्कस करो। हाँ, ये बात है बरनाडी वन्य अभ्यारण्य, ये चर्चा में अभी है। बरनाडी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, इसको आप ध्यान में रखना है। ये जो है ना आपका असम में है। कहाँ पर है, असम में। इसको बाहर वाले कहते हैं लोग असम, ठीक है, हाँ ये असम में है। लेकिन यहाँ पर एक और है, काजीरंगा, असम में ही है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। ये असम में एक सिंगवाड़ा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको याद रख पाएंगे, एक सिंगवाड़ा गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है, काजीरंगा, असम में है। अब ये बरनाडी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये चर्चा में बना हुआ है, पहले से था ये, लेकिन चर्चा में क्यों बना हुआ है कि यहाँ पर कुछ बाघ देखे गए। क्या बाघ देखे गए, ऐसा कहा गया कि देखो बाघ धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं,
तो ये देखा गया कि यहाँ पर कुछ नए बाघ मतलब पेड़ नहीं, बाघ जानवर कहीं न कहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसा माना जाता है कि ये बलनाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहीं न कहीं इन बाघों के लिए अनुकूलित बन रहा है, ठीक है, इसलिए चर्चा में भी बना हुआ है। तो आप याद रखना, बलनाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है। तो ये भाई साहब कहाँ पर है, ओसोम, ठीक है। अगला, अब मैं आगे से बल लाइनर लेके आऊँगा ताकि बल लाइनर जल्दी से डिस्कस भी हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनको कम समय में लिख सकता हूँ। चलो भाई आ जाओ। पर्यटन मंत्रालय ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन से मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय किसके साथ सहयोग किया है? तो आप जानते हैं एक कंपनी है यात्रा.com, इसके साथ इन्होंने अपना टाई अप किया है। किसको बढ़ाने के लिए? पर्यटन मतलब क्या है? टूरिस्ट, टेररिस्ट नहीं, टूरिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट समझ लो। टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहीं ने अपना यात्रा.com से टाई अप किया है, इसको आप याद रखना, ठीक है। हाँ, टेररिस्ट वाला तो मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उछला घूम रहा है, याद कर पाएंगे इसको? हाँ, लखनऊ भी पकड़ाएंगे हमारे। देखो आराम से समझ लो, सब बचाने के लिए है हमारे देश में। STF, CBI, ठीक है, NSA सब लगे पड़े हैं, तुमको बचा ही लेंगे। बता दूंगा, प्रभावित करते हैं। बंगला, असम, वो सॉरी तुम्हारा ये नीचे वाला राज्य है जो तमिल, क्या बोला था अभी मैंने बताया था राज्य, जब ममता दीदी का राज्य बंगाल, इसको बंगाल बोलती हैं वो ना। तो बंगाल जो है ना कहीं न कहीं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किससे? आतंकवादी से। और आपको मैं बता दूं, अभी एक नया मुद्दा में बना हुआ, अभी डिस्कशन भी मैं करूंगा उस चीज़ का। तो वहाँ पर धीरे धीरे आतंकवादियों का कब्जा होता जा रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। वो कैसे इफेक्ट करेगा अभी डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन पड़ा है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या हरिभंगा आम भिजवाया है? तो ये ध्यान में रखना, ये किसने भिजवाए हैं? बांग्लादेश के PM ने। किसको भिजवाए हैं? मोदी जी को। आपको पता है मोदी जी पाकिस्तान में भी आम खाने चले गए थे ना, आम बहुत पसंद है, ठीक है। साथ में इन्होंने ममता दीदी जी के लिए, यानी ममता बनर्जी के लिए भी आम भिजवाए हैं। तो मोदी जी और ममता बनर्जी को बांग्लादेश की जो वहाँ की PM है उन्होंने आम भिजवाए हैं। आम का नाम क्या है? हरिभंगा। कहीं ना कहीं वहाँ की ये सबसे अच्छा आम बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ का लगड़ा आम, ठीक है, पैर से लगड़ा जरूर लेकिन खाने में अच्छा लगता है। हाँ, पाकिस्तान भेजता है, हाँ, वापस कर दिए उन्होंने, तो बात दूसरी है। लेकिन बांग्लादेश के साथ हमने ले लिए उनके आम, ठीक है। अब किसी को तो लेने पड़ेंगे, पड़ोसी हैं, सबको लौटाएंगे तो फिर सब हम पे उल्टा लग जाएंगे। हम अटल बिहारी जी की स्कीम पे भी तो कुछ काम करते हैं। जैसे अटल बिहारी ने कहा था कि ध्यान रखना, अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते आप, तो इसलिए आप पड़ोसियों से थोड़े मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए। अब एक पड़ोसी रूठ जाए तो दूसरों को मना लीजिए, ठीक है। अब पाकिस्तान तो रूठा हुआ है, वो घूम रहा है चाइना की सड़ में, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को मना लें, नेपाल को मना लें। अब एक चीज़ जरा देखो, हम पाकिस्तान, नेपाल हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हम पे डिपेंडेंट भी है, और हम विश्व की 4-5वीं अर्थव्यवस्था भी हैं, ठीक है। तो फिर भी बांग्लादेश हमें नेपाल धमकी दे देता है, तो हम कहते कोई बात नहीं, आराम से तू हमसे कुछ भी कह ले, हम बड़े भाई होने के नाते उसको भी छोड़ देते हैं। बल्कि अगर हम उसको तीसरी आँख खोल दें तो भस्म हो जाएगा पूरा वो। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है इस प्रकार की, ठीक है, हम ऐसे सभ्यता में पड़े बड़े हैं, सुनने वाली, ठीक है। हाँ, हमको अंग्रेजों ने पीटा, आगे कोई दिक्कत नहीं, पीट ले बेटा, ठीक है। फिर बाद में हमने पिटाई लगाई। आगे चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, हाल ही में किस देश से अमेरिकी सेना एक है बगराम एयरबेस से 20 वर्षों बाद लौटने का फैसला किया है? तो ये भाई साहब अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से क्या हुआ है? अफगानिस्तान से आपको पता है कि जब उसामा बिन लादेन नहीं था, जब यहाँ से मारा गया उसके बाद, क्योंकि उसने अपने एक आतंकवादी संगठन को बहुत तेज चला रखा था, ठीक है,
तो उस आतंकवादी संगठन को जब इसको मारा गया, क्योंकि अमेरिका में हमला करवाया था इसने, तो कहीं ना कहीं उसको मारने के बाद अमेरिका और एक नाटो क्या होता है, हाँ संगठन है, एक प्रकार का संगठन है जो टेररिस्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करता है। और अभी इसके प्रोजेक्ट भी चलते हैं, 27 देशों में इसके प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि अमेरिका ने और नाटो के सहयोग से, नाटो में अलग अलग देश भी हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी फौज उतार रखी थी कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। अब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी दिन हो चुके हैं, 20 वर्ष हो गए, लेकिन वहाँ पर कुछ सुधार भी नहीं आया है आतंकवाद से। तो अमेरिका ने कहा कि मेरा काम तो पूरा हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे अपने सारे सैनिकों को वापस बुला रहा हूँ। तो अमेरिका ने सारे सैनिक वहाँ से धीरे धीरे बुला रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे अमेरिका छोड़ रहा है, जगह छोड़ रहा है, वहीं पर वो आतंकवादी वहाँ पर कब्जा कर ले रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध अफगानिस्तान में चल रहा है एक आतंकवादी संगठन के लिए। ना किसने बता दिया, सुनो ना, अरे देखो, चलो इधर आ जाओ, बात सुनो। तालिबान है ना वहाँ पे, तालिबान है ना, तालिबान भाई आतंकवाद का कोई ना धर्म होता, ना कोई जात होती, ना कोई देश होता, ना रंग होते, ना त्वचा होती, कुछ भी नहीं होता है। वो आतंकवाद होता है। वो हमेशा, आपको पता है अमेरिका ने कभी ऐसी चीज़ इन लोगों को खड़ा किया है। आतंकवाद, अब बताओ कोई पीएचडी किए हुए व्यक्ति वो आतंकवादी क्यों बनेगा? कहीं ना कहीं लोगों ने उसको प्रेरित किया है, रुपया पैसा पहले दिया, अब वो जब बड़े हो गए तो उनको काटने लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप को खड़ा करने वाला अलग अलग देश है, लेकिन अब वो उनको उल्टा काट रहे हैं। तो हुआ क्या, टेररिस्ट बढ़ने से अगर अफ़गानिस्तान में ये टेररिस्ट, देखो अगर अफ़गानिस्तान में इन टेररिस्टों का कब्जा हो जाएगा तो भारत को नुकसान होगा, किसी भी कीमत में कोई फ़ायदा नहीं होगी। तुम ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगी, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को, तो पहले से आतंकवादी है। चोर घर में चोरी कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, भारत को दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी मैं बता रहा हूँ। भारत का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट है कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। अगर पैसा इन्वेस्ट है तो क्या हमने जो समझौते किए थे वो यहाँ के अफ़गानिस्तान सरकार से किए थे, तो अफ़गानिस्तान की सरकार से समझौते करने के बाद क्या ये सारे समझौते, जब वो सरकार को ही नहीं मान रहे हैं वो तालिबान, तो क्या हमारे किए गए समझौतों को मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब हमारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट है, तो ये कल आके ये कहेंगे भाई साहब 70% हम लेंगे, 30% तुम्हें देंगे, जबकि पहले तय होगा कि 30% हम तुम्हें देंगे, 70% भारत लेगा। लेकिन ये उल्टा करेंगे, क्यों? नहीं मानोगे तो खाट ले जाओ अपना सामान, सारा कुछ। अब ऐसे स्थिति में हमारा कहीं ना कहीं पैसा डूब सकता है। बहुत सारा पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ स्कीम भी चल रही है, 2 ट्रिलियन के आसपास, मतलब 2 बिलियन करीब हम लोग जो है ना यहाँ पर और भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अब हमने देख लिया वहाँ पर तालिबान फैल रहा है, इसलिए हमने अपनी स्कीम वहाँ पर रोक रखी है बांग्लादेश में, अब और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, जब ये बांग्लादेश में घुस जाएगा तो बांग्लादेश की सीमा भारत से टच है, तो ये भारत में भी इंटर करेगा, तो भारत के लोगों को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में कोई भर दिया ये चीज़ कि फ़ायदा होगा, तो कभी नहीं फ़ायदा होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, आतंकवाद फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आतंकवाद तो सिर्फ अपने देखो पाकिस्तान कितने सुखी है, जब भी चाहता जो लड़का ले जाता है छोटा सा और बम फोड़ देता है, ठीक है, 50-60 मार देता है, कितना फ़ायदा हो रहा है, पाल रखे ना उन्होंने, ठीक है। चलो अब आ जाओ। और बहुत खतरनाक संगठन है वो। किस राज्य में 46, ये क्या है, हेरिटेज, ठीक है, कैंप घोड़बा क्या लिखा है, ठीक है, हेरिटेज को विकसित करने की योजना बनाई गई है, तो ये कर्नाटक है, ठीक है। 43 साइट्स इसमें से चयन की गई है। इसके तहत इसको 40 साइटों को यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसमें से एक मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कर्नाटक में है, इसको आप नाम याद रखना ऐसे ही। चलो अगला देखो। मैं अभी उस पर बाद में डिस्कशन करूँगा, लंबा पहुँच जाएगा चीज़ें, तो दिक्कत तुम्हें होगी, ठीक है। उस पर मैं अभी डिस्कशन कर लूँगा, तर्क वितर्क पे सब मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। वेट करिए 2-4 मिनट का और। 2020-2021 में कौन सा राज्य कोयले उत्पादन में प्रथम
स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन डालने के पीछे कारण क्या है, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, आप दूसरे को समझ जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहेगा। अगला है कोविड गुरुकुल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, कोविड गुरुकुल ऐप, ठीक है। कोविड गुरुकुल ऐप जो है ना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने घोषित किया है, इसको ध्यान रखना, मतलब लॉन्च किया है। और ये बताएगा क्या, ये बताएगा कि वैक्सीन कहाँ से मिलेगी, वैक्सीन की कितनी डोजें लग चुकी हैं, सारी चीज़ों को एक जगह पे बता देगा, कहाँ पर वैक्सीन लग रही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बताएगा। ये तुम्हारा कोविड गुरुकुल ऐप सरकारी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको घोषित कर रहा है, सेंट्रल है, सेंट्रल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये कुछ रहा आपका आज का करंट, और कल मैं इसके आगे डिस्कशन करूँगा, हो सकता है कल मैं करूँ या परसों करूँ। फिर बहुत सारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करना, जैसे निपुण योजना भी अभी शुरू करी गई है, ठीक है। तो अब आज इतना ही रखो करंट अफेयर।